सुहाना एक गरीब परिवार से थी, पर उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई थी। जब सुहाना पहले दिन अपने ससुराल में आती है, तब यह सोचकर बहुत खुश थी कि अब उसकी जिंदगी भी अच्छी तरह से बीतेगी। सुहाना अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी उसकी जेठानी कमला आती है और सुहाना से बोलती है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। आखिर मुझे मेरी देवरानी जो मिल गई है। अब मैं करूँगी आराम और मेरी देवरानी करेगी काम। अरे मेरा मतलब है कि मेरी मदद कराएगी। क्यों नहीं दीदी, वैसे भी इतने दिनों से आपने ही तो इस घर को संभाल रखा था। सुहाना अपनी जेठानी को खुश करने के लिए उसकी हाँ में हाँ तो मिला देती है, पर अंदर ही अंदर उसका मुंह बन जाता है और सुहाना खुद से बोलती है, कितनी तेज है मेरी जेठानी। अरे सबको खुशी होती है उसकी देवरानी आई है, पर ये तो ऐसे खुश है मानो जैसे इसकी देवरानी नहीं कोई नौकरानी आई है। पर कोई बात नहीं दीदी, आने वाले समय में पता चल जाएगा कौन नौकरानी है और कौन मालकिन। इस तरह से सुहाना की शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुहाना अपनी जेठानी का घर के कामों में हाथ बटाने लगती है, लेकिन जैसे ही सुहाना घर के कामों को हाथ लगाती है, कमला घर के काम करना छोड़ देती है। ऐसे ही एक रोज कमला सुहाना से पहले उठकर पूरा घर सर पर उठा लेती है और सुहाना से बोलती है, सुहाना अब तुम अपने मायके में नहीं बल्कि ससुराल में हो। मैं जानती हूँ दीदी, पर हुआ क्या? आप सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? मैं गुस्से में क्यों हूँ? अरे जब तक मेरे हाथों में इस घर की जिम्मेदारियां थी ना, तब तक बिल्कुल सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जैसे ही जिम्मेदारियां तुम्हारे हाथों में आई है ना, तुमने तो लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया है। एक आदर्श बहू का काम होता है सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करे, और यहाँ खुद को देखो, तुम सुबह के 5:30 बज चुके हैं और तुम अब तक सो रही हो। इस तरह से कमला बहाना निकाल कर सुहाना को सुनाने लगती है और तभी वहाँ सुहाना की सास रूपाली आ जाती है, जो कमला से बोलती है, कमला बहू, अभी सुहाना इस घर के लिए नई है, उसे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, और वैसे भी अभी सुबह के 5:30 ही बज रहे हैं, वो आराम से अपना काम कर लेगी। हाँ हाँ माँ जी, आप तो सुहाना का ही साइड लेंगी ना। आखिर ये आपकी नई और प्यारी बहू है। मैं जब इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी, तब आपने मुझे मेरी एक गलती के लिए कितना भला बुरा कहा था। इस तरह से कमला सुहाना और अपनी सास को सुनाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन सुहाना उस समय कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह से हर छोटी मोटी बात पर कमला सुहाना को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है। ये सब कुछ सुहाना से अब और बर्दाश्त नहीं होता और एक दिन वो अपने कमरे में बैठी बैठी खुद से बोलती है, अब सही समय आ गया है इस जादुई आम को निकालने का जो मुझे दादी ने दिया था। सुहाना के पास एक जादुई आम था जो उसे उसकी दादी ने दिया था, और वो जादुई आम सुहाना की दादी को किसी परी ने दिया था। अब सुहाना उस जादुई आम को लेकर अपनी जेठानी के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि कमला बड़े ही आराम से सो रही होती है। ये देखकर सुहाना खुद से बोलती है, अच्छा तो मुझे काम पर लगाकर ये यहाँ आराम फरमा रही है, पर कोई बात नहीं दीदी, बस तुम कुछ समय के लिए ही सोने वाली हो, क्योंकि अब मैं तुमसे तुम्हारी नींद और चैन चुरा लूंगी। इतना बोलकर सुहाना जादुई आम को कमला के बगल में रख देती है और एक मंत्र पढ़ती है, रस से भरा जादुई मीठा आम जो माने मेरी सारी बात, तो अब जल्दी से छीन ले तू मेरी जेठानी की नींद। सुहाना का ये मंत्र पढ़ते ही आम बड़ा हो जाता है और उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद वे जादुई आम अपने आप छोटा होकर उछलता हुआ सुहाना के हाथ में चला जाता है और सुहाना कमला के कमरे से बाहर निकल जाती है। सुहाना के जाते ही कमला को करंट सा लगता है और वो एक झटके में उठ खड़ी हो जाती है। अब उसके शरीर में खुजली होने लगती है और वो खुजली करती हुई कमरे से बाहर निकलती है और सुहाना से बोलती है, पता नहीं सुहाना मुझे क्या हो गया है। सुबह जब मैं उठी तो मुझे पता नहीं क्यों खुजली हो रही है, और तुम्हारे पास कोई दवा है क्या खुजली की? नहीं दीदी, मेरे पास तो ऐसी कोई दवाई नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम काम करो, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोलकर कमला वहाँ से चली जाती है और इसी तरह से पूरी रात खुजली करती रहती है। खुजली की वजह से कमला सो नहीं पाती
और वो पूरी रात पागलों की तरह खुजली करती रहती है। अब इसी तरह से सुहाना जादुई आम की मदद से अपनी जेठानी को कोई न कोई सजा दिया करती। और ऐसे ही एक दिन दीदी को बैठकर टीवी देखना बहुत पसंद है ना, अब आएगा मजा जब वो बैठ पाएगी और ना ही अपनी आंखें बंद कर पाएगी। इतना बोलकर एक बार फिर से सुहाना अपना जादुई आम निकालती है और वही मंत्र दोहराती है, जिसके बाद कमला की आंखें झपकना बंद हो जाती है। अब कमला झुक नहीं पाती और न ही बैठ पाती है। अपनी यह हालत देखकर कमला खुद से बोलती है, हे भगवान, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, आए दिन कुछ न कुछ मुझे हो ही रहा है। कमला अपनी हालत देखकर परेशान हो रही होती है कि तभी वहाँ रूपाली आ जाती है और वो कमला को खड़ा देख उससे बोलती है, बहू तू क्या खड़े गांव से आई है? क्यों माँ जी, आपको नहीं पता कि मैं किस गांव से हूँ? अरे बहू वो तो मैं जानती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा आज तू सुबह से खड़ी क्यों है, और आज तू सुबह से एक बार बैठी नहीं और ना ही तूने अपनी पलकें झपकाई हैं। अपनी सास की ये बात सुनकर कमला अपनी सास से झूठ बोलती है। वो माँ जी, मैंने घर की सुख शांति के लिए मन्नत मांगी थी, बस इसीलिए आज मैं सुबह से खड़ी हूँ और यही कारण है कि मैंने आंखें एक बार भी नहीं हिलाई। अच्छा चलती हूँ मैं। कमला की यह हालत और उसकी बातें सुनकर रूपाली को उस पर विश्वास नहीं होता और वो सुहाना से बात करने के लिए उसकी ओर जाने लगती है। तभी कमला देखती है कि सुहाना के हाथ में एक छोटा सा आम रखा है, जिसे देखकर सुहाना बहुत खुश हो रही होती है। ये देख रूपाली को थोड़ा अजीब लगता है और वह सुहाना के पास जाकर उससे बोलती है, बहू तेरे हाथ में आम? आज जो कमला का हाल है वो कहीं तेरी वजह से तो नहीं है? रूपाली के पूछने पर अब सुहाना अपनी सास को सारा सच बता देती है और उस जादुई आम के बारे में भी बताती है, जिसके बाद रूपाली सुहाना से बोलती है, सुहाना बहू, इस जादुई आम की मदद से कमला बहू को तूने अच्छा सबक सिखाया है, पर मुझे लगता है आज के लिए ये सजा काफी है। अब तू उसे पहले की तरह ठीक कर दे। ठीक है माँ जी, मैं आपके कहने पर दीदी को एक बार फिर से पहले की तरह कर दूंगी, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि आप इस जादुई आम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी। अरे बहू, ये भी कोई कहने की बात है? इतना दिमाग है तेरी सास में। अगर कमला को जादुई आम के बारे में पता चला तो वो इस जादुई आम का गलत इस्तेमाल करेगी, इसीलिए तू मेरी तरफ से बेफिक्र रह। मैं तेरे जादुई आम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस तू अभी के लिए रूपाली को ठीक कर दे। अब तक तो उसे अकल आ चुकी होगी। रूपाली के कहने पर सुहाना कमला को ठीक कर देती है। अब जैसे ही कमला अपने कमरे में बैठने की कोशिश करती है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद कमला खुद से बोलती है, लगता है मैंने घर का काम करना छोड़ दिया है, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। कल से मैं फिर से काम करना शुरू कर दूंगी। इस तरह से कमला अगली सुबह सुहाना के पास जाती है और उसे आराम करने को कहती है। अब सुहाना अपनी सास के साथ पूरा दिन आराम करती है और कमला काम करती है। प्रिया एक गरीब लड़की थी। वह अपनी विधवा माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। प्रिया की माँ अक्सर बीमार रहती थी। घर की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि प्रिया अपनी माँ का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा पाए। ऐसे ही एक रात दोनों माँ बेटी सो रही होती हैं। अचानक से प्रिया की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बार बार उल्टी आ रही होती है। प्रिया अपनी माँ की तबीयत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वे उठ करके ही एक वैद्य को बुलाकर अपने घर लेकर आती है। वैद्य प्रिया की माँ की जांच करने के बाद उसे कहते हैं, देखो प्रिया, मैं तुमसे बस एक ही चीज कहूँगा कि तुम अपनी माँ को शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। क्या पता वहाँ तुम्हारी माँ ठीक हो जाए। और मैं तो एक छोटा सा वैद्य हूँ, छोटे मोटे रोग का इलाज करता हूँ। काका, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे भी तो नहीं है कि मैं माँ को शहर ले जाऊं, और कोई भी हमें उधार देने को तैयार नहीं है। बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? जो करना है वह तुम्हें ही करना है। वैद्य प्रिया की माँ की बीमारी का रोकथाम करके वहाँ से चले जाते हैं। प्रिया अपनी माँ को दवा देकर सुला देती है और खुद रात भर टेंशन में बैठी होती है। ऐसे ही एक दिन प्रिया जंगल से लकड़ियाँ लेकर घर वापस आ रही होती है। तभी रास्ते में एक साधु वहाँ से जा रहे होते हैं।
अचानक से साधु के पैर में कांटा चुभ जाता है और उनके पैर से खून निकलने लगता है। तभी प्रिया लकड़ियाँ फेंककर साधु के पास आ जाती है और उनके पैर से कांटा निकालकर अपना दुपट्टा फाड़कर उनके पैर में वह कपड़ा बांध देती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। तभी वह साधु प्रिया से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, इस कांटे ने तो हमारी जान ही ले ली थी। अब आप ठीक है? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। वैसे तुम कुछ परेशान लग रही हो, अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और उनका इलाज करवाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनको शहर लेकर जाऊँ। इस गांव के सारे डॉक्टर, सारे वैद्य ने मना कर दिया है कि मेरी माँ ठीक नहीं हो सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे अपनी माँ को ठीक करूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो तुम्हें बताऊंगा क्या तुम कर सकती हो? बाबा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ अपनी माँ के लिए। एक गांव है सूरजपुर नाम का। गांव में एक जंगल है। उस जंगल में एक विशाल फल का पेड़ है। उस विशाल फल के पेड़ से तुम एक फल ले आना। वह फल तुम अपनी माँ को खिलाना। उस फल से तुम्हारी माँ की तबीयत में बहुत सुधार होगा और तुम्हें रोज 1 हफ्ते तक अपनी माँ को उस विशाल पेड़ का फल खिलाना होगा, जिससे तुम्हारी माँ 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगी। और हाँ, वह एक जादुई पेड़ का फल है। वह पेड़ यूं ही किसी को अपना फल नहीं देता। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस पेड़ से फल कैसे लेकर आओगी। प्रिया साधु का शुक्रिया अदा करती है। ऐसे ही अगले दिन प्रिया सूरजपुर गांव जाती है और उस गांव के जंगल में विशाल पेड़ को ढूंढने की कोशिश करती है। उस जंगल में सारे पेड़ विशाल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और उनके ऊपर जो फल लगे होते हैं सारे बड़े बड़े होते हैं, जिसे देखकर प्रिया असमंजस में हो जाती है कि कौन सा जादुई विशाल फल का पेड़ है। प्रिया थक हार कर एक जगह बैठ जाती है। तभी उसे बहुत जोर से प्यास लगती है और वह अपने पास रखा पानी का बोतल ढक्कन खोलकर पानी पीने जा रही होती है कि तभी एक पेड़ से आवाज आती है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? प्रिया बिना कुछ सोचे समझे उस पेड़ को अपना सारा पानी पिला देती है। थोड़ी ही देर बाद प्रिया का गला सूखने लगता है। तभी वह पेड़ उस जंगल में जितने भी बड़े पेड़ थे उन सभी पेड़ से बहुत ही ज्यादा बड़ा और विशाल हो जाता है और उस पेड़ पर लगे फल बहुत विशाल हो जाते हैं। प्रिया समझ जाती है कि यही वह जादुई विशाल फल का पेड़ है। तभी वह जादुई पेड़ प्रिया से कहता है, बताओ तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? वैसे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास जितना पानी था तुमने मुझ पेड़ को पिला दिया, अब खुद प्यासी रह गई। बताओ तुम क्या चाहती हो? प्रिया पेड़ को अपनी सारी बात बताती है। तभी वह पेड़ प्रिया से कहता है, तुम रोज 1 हफ्ते तक मेरे पास आकर मुझसे एक फल तोड़ कर ले जाना और अपनी माँ को खिलाना। धीरे धीरे तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, साथ ही तुम्हारे घर की धीरे धीरे आर्थिक हालत भी अच्छी हो जाएगी। प्रिया पेड़ का शुक्रिया अदा करती है और उस पेड़ से एक फल तोड़कर ले जाती है और वह फल को काट के अपनी माँ को देती है खाने के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे प्रिया 1 हफ्ते तक सूरजपुर के उस जंगल में जाकर जादुई विशाल फल के पेड़ से रोज एक फल लाती है और अपनी माँ को खिलाती है। धीरे धीरे उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और दोनों माँ बेटी मिलकर अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू करते हैं, जिससे उनके घर की हालत भी पहले से बहुत अच्छी हो जाती है और इस तरह दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। भूतों की बारात। कोसी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक नदी गुजरती थी, परंतु कोई भी उस नदी के आसपास भी नहीं जाता था। ऐसे ही एक दिन राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है आपको, आज कितने दिनों बाद मुझे एक बहुत बड़ी शादी का प्रोजेक्ट मिला है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कब की शादी है और तुझे घर से कब निकलना है और कितनी दूर है शादी? 3 दिन के लिए ही जाना है और ये शादी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अपनी कोसी नदी है ना, उसके पीछे वाला गांव है, बस उसी में शादी है, वहीं जाना है। क्या? कोसी नदी के पीछे वाले गांव में? वहां जाने के लिए तो तुझे नदी पार करनी पड़ेगी बेटा। अच्छा सुन, तू दिन को ही चले जाना और जब वहां से वापस आएगा तो भी दिन को ही आना, रात को मत आना। माँ शादी रात को है और रात का चक्कर तो लगेगा ही ना। और वैसे भी कौन सा गांव दूर है, पास में ही तो है, नदी पार करके ही तो जाना है।
तुम चिंता मत करो, मैं कल शाम को निकल रहा हूँ। नहीं, तू कल शाम को नहीं जाएगा, तू कल दिन में यहाँ से निकल जाना। पर माँ। बेटा, कभी तो माँ की बात मान लिया कर। अच्छा ठीक है। अपनी माँ के कहने पर राजू अपना सामान पैक कर लेता है और अगले दिन अपने काम के लिए घर से निकल जाता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, परंतु आते समय राजू रात को कोसी नदी से होकर घर के लिए आ रहा होता है। राजू जैसे ही कोसी नदी पार करता है, तभी उसके कानों में बैंड बाजे की आवाज आती है। लगता है आज भी किसी की शादी है। देखूं तो जरा कि आखिर रात के 2 बजे किसकी बारात जा रही है। इतना बोलकर राजू नदी के पास जाने लगता है, जहां वो दूर से खड़े होकर कुछ बारातियों को देखता है, परंतु बाराती बड़े अजीब थे। उन्हें देखने के लिए राजू थोड़ा और करीब जाता है तो देखता है कि उस बाराती में सभी लोग मरे हुए हैं। वो किसी इंसान की बारात नहीं थी, बल्कि भूतों की बारात थी। भूतों की बारात देखकर राजू खुद से बोलता है, ये तो भूतों की बारात है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सोचकर राजू वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वो देखता है कि जिस जगह पर बाराती नाच रहे होते हैं, वहाँ की जमीन धंसने लगती है और धीरे धीरे करके सभी मृत भूत जमीन के नीचे दलदल में चले जाते हैं। ये सिलसिला देख राजू के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वो थोड़ा आगे बढ़ता है। आगे जाने के बाद वो देखता है कि बाकी के बचे हुए भूत उस नदी में बहते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? इस बारात के सभी लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं, तो फिर ये सब पानी और इस दलदल में कैसे डूबकर मर सकते हैं? लगता है माँ की बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। इतना बोलकर राजू वहाँ से भागने लगता है कि तभी उसका पूरा शरीर जम जाता है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। मैं अपनी जगह से भाग क्यों नहीं पा रहा? राजू खुद को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक औरत आती है और उससे बोलती है, सर मेरे पति को बचा लो। वो इस बारात में आए थे, परंतु अब वो इस नदी में डूब रहे, उन्हें तैरना नहीं आता। प्लीज मेरे पति की जान बचा लो। पर मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। तभी वो औरत जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ कुछ और औरतें आ जाती हैं और वो भी राजू से अपने पति को बचाने की बात बोलने लगती हैं और वो सारी की सारी एक साथ मिलकर रोने लगती हैं। कुछ देर बाद सारी औरतें गायब हो जाती हैं। उसके बाद एक आदमी राजू के पास आता है जो उसकी आंखों को देखता है। राजू उसकी आंखों को देखकर सम्मोहित हो जाता है और उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगता है। अब राजू भी नदी की ओर जाने लगता है कि तभी वहाँ राजू का भाई मोनू आता है और वो उसके ऊपर कुछ राख जैसी चीज फेंक देता है। कुछ देर बाद राजू की आंख खुलती है और वो अपने सामने अपनी माँ और भाई को देखता है। मैं यहाँ घर पर कैसे? मैं तो कल रात और वो भूतों की बारात, ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे भाई, अब तुम ठीक हो? कल रात को मैं तुम्हें घर लाया था। जब रात को मैं तुम्हारे पास गया तो मैंने देखा कि तुम उस नदी में डूबने जा रहे हो। बस फिर मैंने तुम्हारे ऊपर बालाजी से लाया हुआ ये भभूत डाल दिया और तुम बेहोश हो गए, जिसके बाद मैं तुम्हें घर ले आया। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रात को घर आ रहा हूँ? मैं बताती हूँ तुम्हें आज पूरी बात बेटा। कहा जाता है कि एक बार एक बारात कोसी नदी से गुजर रही थी, पर तभी मौसम एकदम से खराब हो गया। उस नदी के आसपास की जमीन धंसने लगी, साथ ही दूल्हा जो पुल पर था वो पुल भी टूट गया और बाराती में शामिल सभी लोग मर गए। पर जब बारातियों में शामिल आदमियों की बीवियों को ये खबर मिली तो वो सब लोगों ने अपने पतियों को बचाने की मदद मांगी, परंतु सबको मालूम था कि अगर वो लोग उधर गए भी तो उनकी मौत तो पक्की है। इसीलिए सभी ने उन औरतों की मदद करने से भी मना कर दिया, जिसके बाद वो सारी औरतें खुद अपने पतियों को बचाने के लिए वहां चली गई और खुद भी मर गई। बस तभी से वो बारात हमेशा रात को वहां आती है और वहां से गुजरने वाला जो भी व्यक्ति उस बारात को देखता है वो बारात उस आदमी को अपने में शामिल कर लेती है और उस इंसान की भी मौत हो जाती है बेटा।
तभी यही घटना रात को मुझे भी दुखी थी, पर माँ, मोनू को कैसे पता चला कि मैं वहाँ हूँ? तू कल दोपहर में घर नहीं आया, जिसके बाद मुझे बड़ी बेचैनी होने लगी और फिर रात को मैंने तेरी कंपनी को फोन किया। हेलो, मैं राजू की माँ बोल रही हूँ। इतनी रात हो गई, राजू आज दिन को घर आने वाला था, अभी तक घर नहीं पहुँचा। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरा बेटा वहाँ से निकला है या नहीं? माँ जी, राजू जी शादी की वजह से दिन को नहीं निकल पाए थे, इसलिए वो अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। क्या राजू इतनी रात को निकला है? अच्छा, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर राजू की माँ फोन रख देती है और अपने छोटे बेटे मोनू को उठाती है। बेटा जल्दी से बालाजी की भभूत ले और कोसी नदी पर जा, तेरे भाई की जान खतरे में है। पर माँ, वहाँ भूतों की बारात हर रात को आती है, अगर मैं वहाँ गया और मुझे कुछ हो गया तो? तुझे कुछ नहीं होगा, तेरे गले में बजरंग बली का ये बालाजी का भभूत भी तो है। अब जा जल्दी से, नहीं तो वो भूतिया बारात तेरे भाई को मार देगी। माँ, मैं अभी जाता हूँ। इतना बोलकर मोनू कोसी नदी पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका भाई भूतिया बारातों के साथ शामिल हो चुका है और उनके साथ नदी में डूबने ही जा रहा है। तभी मोनू वहाँ आता है और अपने भाई के मुंह पर भभूत फेंक देता है। जैसे ही राजू बेहोश होता है, मोनू अपने भाई को उठाकर घर ले आता है। माँ, अब मैं कभी भी रात को उस जगह पर नहीं जाऊंगा। मेरे सामने वो सारी घटना घटी है, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैंने क्या क्या देखा। मुझे पता है बेटा, इस समय तुम्हारी क्या हालत है, इसीलिए तो मैं तुम्हें वहाँ जाने से मना करती थी, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। राजू तो उस हादसे से बच गया, परंतु आज भी कोई उस जगह पर जाता है तो वो भूतिया बारात उस इंसान को जिंदा उसके घर नहीं जाने देती। और आज भी उस घटना को याद करके राजू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।